Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to this new revision series for CSIR Net Life Science 2023। तो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज GPCR यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 यानी सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी भी है। आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी भी है। चलिए तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम इसके बारे में क्या कुछ रिवाइज करने वाले हैं, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेल सिग्नलिंग होती क्या है। तो यहाँ पर इन बायोलॉजी सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव, टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द सिग्नल विद इट्स इन्वायरमेंट एंड विद इट्स सेल्फ। यानी हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, लेकिन ये जो सेल होते हैं ये आपस में भी बातें करते रहते हैं। लेकिन ये बातें कैसे करते हैं? एक सेल ने अपनी तरफ से कोई सिग्नल भेज दिया है, दूसरा सेल उस सिग्नल को पहचानता है, रिसीव करता है और फिर अपने अंदर चेंज करता है। तो कोई भी सेल किसी दूसरे सेल से या फिर अपने आसपास के इन्वायरमेंट से किस तरीके से बात करेगा उसे बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये कहीं से भी आ सकता है, मतलब किसी दूसरे सेल से आ सकता है या फिर उसके इन्वायरमेंट से आ सकता है। आने के बाद इस सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर वो इनके काम का होता है तो अपने आप से बाइंड कर लेते हैं। बाइंड करने के बाद फिर इस रिसेप्टर के कारण अंदर सेल में बहुत सारा चेंज होता है, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ ब्रेकडाउन होता है। बनने के बाद फिर वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स होना होता है वो होता है इस सिग्नलिंग की वजह से। यानी मानो ये सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल है ये कोई भी मैसेज लेके आया है तो इसके बाइंड होने की वजह से जो भी मैसेज ये लेके आया था वो सब अंदर प्रोसेस होता है। इसे बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। तो यहाँ पर ये जो GPCR है ये इस रिसेप्टर का पार्ट है। ये रिसेप्टर होता है जो कि बाहर के या फिर किसी दूसरे सेल के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है, अपने आप से बाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेन। एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, एक होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे सेल के पास जो मेम्ब्रेन होती है, कुछ रिसेप्टर उस मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस पर जुड़ा हुआ है ये रिसेप्टर, ये वाला W1। तो इसे आप कहेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो इनका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो अंदर ही जाता है, जबकि इनका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो बाहर ही रहता है, क्योंकि वो बाहर ही बाइंड हो जाता है। लेकिन ये जो रिसेप्टर है ये सेल के अंदर होते हैं, तो इनका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अंदर जाता है और फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। ऐसे रिसेप्टर को बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होता है साइटोसोलिक रिसेप्टर यानी जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, और एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। लेकिन ये दोनों आते हैं एक ही कैटेगरी में है, दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो ये दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर आगे बात करें जो सेल सरफेस रिसेप्टर है, इनमें भी जो दो टाइप थे, दो में भी जो फर्स्ट वाला है GPCR यहाँ से बिलोंग करता है। तो जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, जो सेल सरफेस रिसेप्टर है मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, आर रिसेप्टर दैट आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और ये तीन टाइप के होते हैं। हमारे सेल के अंदर तीन टाइप के सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। एक आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, एक GPC रिसेप्टर और एक एंजाइम लिंक रिसेप्टर। जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है GPCR यानी वो सेल सरफेस रिसेप्टर का पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो GPCR होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इसको डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पर ये है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। ये अभी बंद है, लेकिन जैसे ही इसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है ये ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद ये सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर आयन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो थर्ड है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, वो कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पर इनके पास, इन रिसेप्टर के पास ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। यानी कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो एज अ एंजाइमेटिक एक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे एंजाइम लिंक होते हैं, तो इनको बोलते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज GPCR। चलिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो GPCR होता है उसमें कई सारे पाथवे होते हैं। एक है CMP पाथवे, ये भी GPCR से ही कवर होता है, जिसमें PKA को एक्टिवेट किया जाता है। एक है IP3 डैग पाथवे जिसमें PLC बीटा का काम आता है। एक है कोलेरा टॉक्सिन, एक है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, एक है विजन सिस्टम और एक है एनो सिग्नलिंग। ये सभी जो सिग्नलिंग है ये GPCR ही करता है और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं GPCR के बारे में कि ये कैसा होता है, कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें अटैच करती हैं। तो जो GPCR है उसका फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी इसके नाम से ही इंडिकेशन है कि ये रिसेप्टर एक जी प्रोटीन से कपल होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द मेम्ब्रेन रिसेप्टर इन द यूकैरियोट। यूकैरियोट्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला जो रिसेप्टर है वो GPCR ही होता है। आगे लिखा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर और हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। देखो इनका मतलब क्या है कि जो GPCR है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ये तो हमने देख लिया है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है, इसलिए इसको बोला है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। और हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर का मतलब है कि जैसे देखो ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में इसने 7 बार क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है जो कि मेम्ब्रेन में कंप्लीटली एम्बेडेड है, ये अल्फा हेलिक्स होता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, बीटा टर्न है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो कि कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है ये अल्फा हेलिक्स होता है और 7 टाइम होता है, तो इसको हेप्टा यानी 7, हेलिकल यानी मतलब अल्फा हेलिक्स रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर बाहर से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, ठीक है। ये होता है एन टर्मिनल, यानी इस पूरे रिसेप्टर का जो एन टर्मिनल है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी सेल से बाहर है, और इंट्रा सेलुलर है सी टर्मिनल। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ध्यान से समझे कि ये जो है एन टर्मिनल ये सेल के बाहर होता है और सी टर्मिनल सेल के अंदर होता है। इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं T3, यानी ये ट्रांसमेम्ब्रेन 1, ट्रांसमेम्ब्रेन 2 एंड ट्रांसमेम्ब्रेन 3। और ये जो अंदर है इसको L1, लूप 1, लूप 2 और लूप 3 बोलते हैं। इसमें ये जो लूप 3 है ये थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द अदर लूप्स, और इस लूप के पास एक्टिविटी होती है ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर की, यानी ये एक्ट करता है एज अ GEF। इसका काम क्या है कि अगर कहीं GDP प्रेजेंट है तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है इन GTP, लेकिन कब करेगा, यदि इस रिसेप्टर से आकर लिगेंड बाइंड कर ले, तब ये जो लूप थर्ड है इसकी GEF एक्टिविटी ऑन हो जाती है और ये GTP को कन्वर्ट कर देता है GTP में, यानी GDP को GTP में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो थर्ड लूप है, लूप नंबर थर्ड जो है, इसके पास GEF एक्टिविटी होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ GPCR। यहाँ पर ये 7 टाइम क्रॉस करता है, एक मिनट रुको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक है। और साथ साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि वो पार्ट रिसेप्टर का जो कि मेम्ब्रेन में कंप्लीटली एम्बेडेड है ये अल्फा हेलिक्स से बना हुआ है, मोस्टली यहाँ पर अल्फा हेलिक्स होती है, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देती हूँ, ये अल्फा हेलिक्स है। तो ये हमने देख लिया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ GPCR। यहाँ भी आप देख सकते हैं लिगेंड बाइंड करता है, और ये जो लास्ट वाला लूप होता है थोड़ा सा बड़ा है, इसके पास अदर एक्टिविटीज जैसे कि GEF ये होता है, 7 टाइम क्रॉस करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर है, और यहाँ N होता है N टर्मिनल और यहाँ होता है C टर्मिनल, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको सोल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सेम वो है जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं 1 मार्क कर देती हूँ, क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन है जो मैं आपको देने वाली हूँ सोल्व करने के लिए। तो इसका आंसर अगर आप बताना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो 1 मार्क लिखकर आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द G प्रोटीन। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है GPCR यानी G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो ये जो G प्रोटीन है इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो अब बात करते हैं G प्रोटीन को। इसको बोलते हैं ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। होता क्या है, ये हेट्रोट्राइमेरिक G प्रोटीन है, यानी हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग और ट्राइमेरिक का मतलब है 3, मतलब ये G प्रोटीन अलग अलग 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जो कि होती है अल्फा, बीटा और गामा, इस तरीके से बना होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि और भी G प्रोटीन होते हैं, सभी ट्राइमेरिक नहीं होते।
लेकिन GPCR से जो बाइंड होता है वो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो कुछ ऐसी होती है, ये अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट है और ये गामा सब यूनिट है। मैं आगे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो जी प्रोटीन होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। इसमें एक होता है अल्फा, एक होता है गामा और एक होता है बीटा। ये अल्फा भी मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और ये गामा भी, लेकिन बीटा नहीं जुड़ा होता है। और अल्फा से लगा होता है GDP, अल्फा से जो अल्फा सब यूनिट है उससे लगा होता है GDP। अब इस GDP के कारण ही ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये जो जी प्रोटीन है हमेशा एक्टिव नहीं रहता, हमेशा इनएक्टिव भी नहीं रहता। तो इसकी 2 फॉर्म होती है, स्विच ऑन फॉर्म और स्विच ऑफ फॉर्म। जैसे हमने बनाया अभी, हमारे पास है जी प्रोटीन जिसमें एक अल्फा है, एक गामा है और एक बीटा है। तो अल्फा से अगर लगा है GDP तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है जिसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये GDP कन्वर्ट हो जाता है इन GTP, ये हमारे पास अल्फा, दिस इज गामा, दिस इज बीटा। यहां अगर अल्फा से GDP हटकर GTP लग जाता है तो ये फॉर्म हो जाती है एक्टिव, एक्टिव या फिर इसको ऑन फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये जो जी प्रोटीन है अगर GTP फॉर्म में है तो ये आगे जाकर काम करेगा, अगर GDP फॉर्म में है तो रेस्ट रहेगा। अब इसको GDP से GTP में कन्वर्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली इसको GPCR करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो लूप थर्ड होता है उसके पास एक्टिविटी है GEF की। तो जैसे ही उस रिसेप्टर से आकर लिगेंड बाइंड करता है, रिसेप्टर एक्टिव होता है। रिसेप्टर के एक्टिव होने का मतलब है कि उसकी जो GEF एक्टिविटी है वो ऑन हो जाती है। और जैसे ही GEF उसकी एक्टिविटी ऑन होती है तो उस रिसेप्टर से ये जो जी प्रोटीन लगा हुआ है वो इसके GDP को कन्वर्ट कर देता है GTP में, और फिर जी प्रोटीन भी एक्टिव हो जाता है और जी प्रोटीन फिर आगे जाकर काम करता है। ये फिनोमिना है फॉर द जी प्रोटीन। ठीक है, ओके, ये अगर समझ आया है तो ये क्वेश्चन है जी प्रोटीन के ऊपर, ये क्वेश्चन है जी प्रोटीन के ऊपर जो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं उसके रिगार्ड में। और ये क्वेश्चन नंबर है 2। इसको आपको अच्छे से रीड करना है। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, कोई एक सही है, आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे कि ये GPCR वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम सारा समझ लेंगे। अभी देखो, सबसे पहले एक लिगेंड आया और GPCR से बाइंड कर गया है। जैसे ही उसने बाइंड किया तो यहाँ पर जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन पर लगा हुआ है GDP, यानी ये रेस्टिंग फेज में है। तो जैसे ही यहाँ लिगेंड बाइंड कर लेता है, इसका जो लूप थर्ड है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये अल्फा सब यूनिट से कनेक्ट होता है और अल्फा सब यूनिट पर जो GDP लगा है उसको कन्वर्ट कर देता है GTP में। तो यहाँ पर ये जो जी प्रोटीन है ये एक्टिव हो गया है। लेकिन जैसे ही एक्टिव होता है तो पूरा जी प्रोटीन आगे नहीं जाता काम करने के लिए, केवल अल्फा सब यूनिट जाती है, उससे ही GTP बाइंड होता है। तो जैसे ही ये GTP में कन्वर्ट होता है यानी जी प्रोटीन, तो वहां ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है बीटा और गामा का सब यूनिट और एक बनता है केवल अल्फा का सब यूनिट। तो यहाँ पर ये जो अल्फा सब यूनिट होती है ये आगे जाएगी और ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है यानी जिसको जाके इसे एक्टिव करना है ये इसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने के बाद फिर जैसे इसका काम खत्म होता है, यहाँ से एक PI रिलीज होता है और फिर से ये GDP फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब PI रिलीज होता है इसको रिलीज करता है गैप इसको रिलीज करता है, यानी कि जो GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन है वो आएगा, आने के बाद देखेगा कि इसका काम खत्म हो गया है, तो यहाँ इसकी जो GTP है उसको कन्वर्ट कर देता है इन GDP। यहाँ पर जैसे ये कन्वर्ट होता है फिर से ये इनएक्टिव फॉर्म आ जाती है। फिर से अगर लिगेंड आया तो फिर ये एक्टिवेशन चलता है, साइकिल चलती है, काम नहीं है तो फिर से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो ये है GPCR की वर्किंग, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ये भी GPCR के बारे में ही है, जो बातें अभी हमने की हैं कि जो जी प्रोटीन है वो कब एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा और ट्राइमेरिक होता है, कैसा होता है, सब इसके रिगार्ड में ही है जो अभी तक हमने पढ़ा है। आपको इसे अच्छे से रीड करना है, इन सभी के बारे में पढ़ना है और देखना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, और कॉमेंट अगर करोगे तो 3rd नंबर लिखकर आप कॉमेंट कर देना। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं
अब हमने देख लिया है GPCR का स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग, जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग, उसका सब कुछ देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि GPCR किस किस पार्ट को जाकर आगे एक्टिव करेगा, यानी उसका जो सिग्नलिंग पाथवे है वो कहाँ कहाँ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी CAMP पाथवे, IP3 DAG पाथवे और कोलेरा टॉक्सिन। अगली नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा GPCR के लिए ही, उसमें हम इन तीनों फिनोमेना के बारे में पढ़ लेंगे, तीनों सिग्नलिंग के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं CAMP पाथवे से, जिसको प्रोटीन काइनेज ए पाथवे भी बोलते हैं। पाथवे पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट और बता देती हूँ। अभी हमने पढ़ा है कि जो जी प्रोटीन होता है उसके पास 3 पार्ट हैं, जी अल्फा, जी बीटा और जी गामा। तो यहाँ पर जो आगे एक्टिवेट करना है, किसी को डीएक्टिवेट करना है, ये काम होता है जी अल्फा का। अभी मैंने आपको बताया था कि जी अल्फा से जीटीपी जैसे बाइंड होता है, वो अलग हो जाता है, अलग होने के बाद वो आगे जाकर एक्टिव करता है। तो वो आगे जाकर क्या काम कर रहा है या फिर कौन से पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, उसके बिहाफ पर उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे देखो, जी अल्फा एस है अगर, यानी एस का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, तो वहां CAMP और जो कोलेरा टॉक्सिन है, इन दोनों पाथवे में जी अल्फा एस सब यूनिट होती है। PLC की अगर बात करें, जब PLC से IP3 DAG बनता है तो उसमें हम बात करते हैं जी अल्फा क्यू की। जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है उसमें होता है जी अल्फा आई, और जो रोडोप्सिन वाला है और ट्रांसड्यूसिन वाला पार्ट है उसमें होता है जी अल्फा टी। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर जी अल्फा एस है तो CAMP पाथवे और कोलेरा टॉक्सिन में होगा। अगर जी अल्फा क्यू है तो PLC वाला पाथवे होगा, GAI है तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन वाला पाथवे होगा, और PAT है तो रोडोप्सिन और जो ट्रांसड्यूसिन वाला पार्ट है वो होगा। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पाथवे है CAMP पाथवे, जिसको हम प्रोटीन काइनेज ए पाथवे भी बोलते हैं। मैं समझा देती हूँ आपको इसमें होता क्या है। सबसे पहले लिगेंड आया, उसने GPCR से बाइंड किया। बाइंड करने के बाद यहाँ जी प्रोटीन है जो कि GDP से अभी बाइंड था, लेकिन जैसे ही यहाँ लिगेंड आया है तो ये GTP में कन्वर्ट हो जाता है और अल्फा और ये GTP निकल जाते हैं बाहर। बाहर जाने के बाद, मतलब इससे अलग होने के बाद, ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट करती है एक इफेक्टर मॉलिक्यूल को, जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, जी प्रोटीन का जो अल्फा पार्ट है, जिसको वो सबसे पहले जाकर एक्टिवेट करेगा, उसे बोलते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल ऑफ द पाथवे। तो यहाँ पर अल्फा ने सबसे पहले एक्टिवेट किया है AC को। AC का फुल फॉर्म है एडिनाइलेट साइक्लेज। तो इस पाथवे के लिए, CAMP पाथवे के लिए, इफेक्टर मॉलिक्यूल हो जाता है AC। अब ये AC क्या करता है, ATP को कन्वर्ट कर देता है CAMP में। ये AC ATP को कन्वर्ट करता है CAMP में, और ये CAMP फिर जाता है प्रोटीन काइनेज A के पास, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। इसके पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं, 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती हैं। तो उनके पास जो रेगुलेटरी सब यूनिट है उस पर जाकर बाइंड हो जाता है ये CAMP, जो कि अभी AC ने बनाया है। अब जैसे ही ये CAMP R सब यूनिट से बाइंड करता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये जो प्रोटीन काइनेज है ये हो जाता है एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद फिर ये जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये CRB को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन होता है। सो दिस इज द CAMP पाथवे। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ अबाउट AC। तो CAMP पाथवे के लिए जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो था AC, यानी एडिनाइलेट साइक्लेज। इसका काम है कि ये ATP को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक AMP में, साइक्लिक AMP में। ठीक है, मतलब ATP जो है ऐसे होता है, लेकिन ये इसको साइक्लिक फॉर्म में बना देता है। साथ साथ यहाँ पर इसके 2 फॉस्फेट भी चुरा लेता है, निकाल देता है मतलब, तो ये बन जाता है साइक्लिक AMP। ये तो काम होता है AC का। यहाँ पर ये जो CAMP बना है, ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज A 4 सब यूनिट से मिलकर बना है, जिसमें कि 2 होती हैं रेगुलेटरी और 2 होती हैं कैटालिटिक। तो जब कैटालिटिक सब यूनिट से बाइंड रहता है रेगुलेटरी, तो ये होता है इनएक्टिव फॉर्म। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए जो CAMP है ये जाकर यहाँ बाइंड कर लेता है, और एक R से 2 CAMP बाइंड करते हैं, यानी टोटल यहाँ पर 4 CAMP की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही CAMP बाइंड कर लेता है, ये इनको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये कैटालिटिक सब यूनिट और ये कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाती हैं, और यहाँ पर प्रोटीन काइनेज A भी एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेट होने के बाद फिर ये आगे जाकर काम करता है। ठीक है, अब समझते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ GPCR का बाय द लिगेंड बाइंडिंग, ऑब्वियसली अभी हमने देखा है।
इसके बाद देखो क्या होता है, जो जी प्रोटीन है बिकम एक्टिव बाय एडिशन ऑफ जीटीपी एट द अल्फा सब यूनिट। ठीक है, सबसे पहले जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, उसने एक्टिवेट कर दिया है जी प्रोटीन को, और वहां पर जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन की वो कौन सी होगी, जी अल्फा एस। इसके बाद ये जो जी अल्फा एस है ये एक्टिवेट देयर इफेक्टर मॉलिक्यूल, जो कौन था, एडेनाइलेट साइक्लेज यानी एसी। तो ये जो जी अल्फा एस है ये एक्टिवेट करता है एसी को। अब ये जो एसी है कन्वर्ट एटीपी इंटू सीएएमपी, और सीएएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, याद रखना है आपको। ये जो सीएमपी है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, आगे और मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, तो एसी कन्वर्ट कर देता है इस एटीपी को इनटू सीएमपी। आफ्टर दैट एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए कैसे होता है, बाय बाइंडिंग ऑफ सीएमपी टू द रेगुलेटरी यूनिट ऑफ द प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए का जो रेगुलेटरी सब यूनिट है उस पर बाइंड हो जाता है ये सीएमपी, जिस वजह से प्रोटीन काइनेज हो जाता है एक्टिवेट। अब ये जो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ है ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा और एक्टिवेट कर देगा CREB को, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इसका फुल फॉर्म होता है CAMP रिलेटेड एलिमेंट बाइंडिंग। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही CRB एक्टिवेट होता है फिर ये बाइंड कर लेता है CBP के साथ में, जिसका फुल फॉर्म है CREB बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद फिर ये बाइंड करते हैं CRE से, यानी CAMP रिलेटेड एलिमेंट, जो कि एक टारगेट जीन है जिसको एक्टिवेट करने के लिए पूरा पाथवे चला है। तो लास्ट में ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, और वो प्रोटीन बनाता है जिसकी सेल में रिक्वायरमेंट है। तो ये है CAMP पाथवे। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है जून 2020 शिफ्ट 2 का। यहाँ आपको इसे अच्छे से रीड करना है और जो भी आंसर है कमेंट करके बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप अगर इसका आंसर बताना चाहते हैं तो 4 पुट करके आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे द सेकंड पाथवे IP3 डैग पाथवे, जिसको PLC बीटा पाथवे भी बोलते हैं, मतलब करने वाले हैं, इसको भी किया नहीं है। चलिए तो देखो IP3 डैग पाथवे जो होता है, जिसको PLC बीटा पाथवे भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होगा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है। यहाँ एक लिगेंड बाइंड करेगा और हमारा जो GPCR है वो हो जाएगा एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद फिर ये अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करता है। जैसे ही अल्फा सब यूनिट, और यहाँ पर जो G अल्फा होगा, ओके, यहाँ पर जो G अल्फा है वो कौन सा होगा, Q वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेट करती है अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल को। लास्ट पाथवे में AC वाज द इफेक्टर मॉलिक्यूल, इस पाथवे में होता है फोस्फोलिपेज C बीटा। फोस्फोलिपेज C बीटा इफेक्टर मॉलिक्यूल है इस पाथवे का। अब जैसे ही एक्टिवेट होता है इसका काम है ब्रेक डाउन करना। ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, इनोसिटोल फोस्फोलिपिड। यहाँ एक फोस्फोलिपिड होता है जो कि मेम्ब्रेन से बाइंड रहता है, ये इसको ब्रेक कर देता है 2 पार्ट में। एक होता है डैग और एक होता है IP3, जो कि इसका नाम भी है IP3 डैग पाथवे। तो ये फोस्फोलिपेज इस इनोसिटोल फोस्फोलिपिड को ब्रेक कर देता है 2 पार्ट में। एक होता है डैग यानी डाई एसाइल ग्लिसरॉल, जो कि मेम्ब्रेन से ही जुड़ा रहता है, और दूसरा पार्ट जो मतलब ब्रेक होता है यहाँ से, उसे बोलते हैं इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम IP3 भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो इनोसिटोल फोस्फोलिपिड है इसका नाम होता है, अच्छा ठीक है मैं आगे बता दूंगी, अभी आप बस इतना याद रखें। तो यहाँ जो 2 पार्ट बने हैं, एक डैग बना है और एक IP3 बना है, ये IP3 फिर मूव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब अंदर नहीं जाता है, उस मेम्ब्रेन पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उस पर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, वहां जाकर ये बाइंड कर लेता है। जैसे ही यहाँ बाइंड करता है तो ये जो रिसेप्टर है ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ जो कैल्शियम आयन है वो बाहर निकल जाता है। ये कैल्शियम आयन और ये डैग जो ऊपर बना था, ये दोनों बाइंड करते हैं प्रोटीन काइनेज C से, और जैसे ये बाइंड करते हैं तो यहाँ प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट हो जाता है। तो ये है IP3 डैग पाथवे। अब देखिए इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप एक्टिवेशन होगा GPCR का बाय द लिगेंड बाइंडिंग, एग्जैक्टली। इसके बाद हमारा जो G प्रोटीन है बिकम एक्टिव बाय एडिशन ऑफ GTP एट द G अल्फा यूनिट, और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ये Q यूनिट होगी।
इसके बाद जो जी अल्फा है एक्टिवेट देयर इफेक्टर मॉलिक्यूल जो कि है फोस्फोलिपेज सी बीटा, जिसको शॉर्ट में PLC बीटा भी बोलते हैं, ये एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होने के बाद ब्रेक करता है फोस्फोइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर ये जो इनोसिटोल फोस्फोलिपिड है उसका भी नाम है जो कि है फोस्फोइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PI45, यानी 2 फॉस्फेट है तो P2 लिख देते हैं। किस चीज में ब्रेक करता है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट यानी IP3 जो कि एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। CAMP पाथवे में सेकेंडरी मैसेंजर था CAMP, यहाँ पर होता है IP3 ना कि डैग। केवल IP3 एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर और डैग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो फोस्फोलिपेज सी बीटा है इसने इस फोस्फोइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया है इन इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट प्लस डैग में। इसके बाद ये जो IP3 है ये बाइंड करता है IP3 रिसेप्टर से जो कि प्रेजेंट है ऑन द ER मेम्ब्रेन। ड्यू टू दिस बाइंडिंग जो कैल्शियम आयन है रिलीज इन द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द ER ल्यूमेन। इसके बाद जो कैल्शियम आयन है और डैग है वो बाइंड कर लेते हैं प्रोटीन काइनेज C से यानी PKC से, और जो PKC है वो एक्टिव हो जाता है। और अब ये जो PKC है ये हेल्प करता है इन द जीन एक्सप्रेशन, आगे ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में ये हेल्प करेगा, जिस वजह से ये पाथवे पूरा रन होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है IP3 डैग पाथवे। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट है ये भी कंप्लीट हो गया है, सेकंड भी हो गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट दैट इज कोलेरा टॉक्सिन की। ठीक है, देखिए इसमें हम बात करेंगे कि जो कोलेरा टॉक्सिन है ये आखिर होता क्या है। तो कोलेरा टॉक्सिन जिसको CT भी बोलते हैं इज प्रोड्यूस बाय द विब्रियो कोलेरा। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा, ये कोज करता है कोलेरा, मतलब इसके पास होता है कोलेरा टॉक्सिन। और यहाँ पर ये जो कोलेरा टॉक्सिन है बाय एक्टिंग एज अ क्लासिकल AB टाइप टॉक्सिन लीड टू ADP राइबोसाइलेशन ऑफ द G प्रोटीन एंड कंस्टिट्यूट एक्टिवेशन ऑफ AC, thereby giving rise to increased level of the cyclic AMP within the host cell। होता क्या है कि जो कोलेरा टॉक्सिन है ये कुछ इस तरीके से होता है, A यूनिट होती है इसके पास और B होते हैं 5, यानी कुछ इस तरीके से। ये इस टॉक्सिन का स्ट्रक्चर है जो रिलीज करता है विब्रियो कोलेरा। ये टॉक्सिन जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे सेल में जो GPCR हो रहा है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से वहाँ डिजीज कोज होती है। अब होता कैसे है चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो कोलेरा टॉक्सिन है ये AB5 है, लिगेंड होता है कोलेरा टॉक्सिन और इसका रिसेप्टर है गैंग्लियोसाइड जिसको GM1 बोलते हैं। अब देखो यहाँ ये AB सब यूनिट है यानी कोलेरा टॉक्सिन है। इसके बाद यहाँ जो रिसेप्टर है, सेल पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है गैंग्लियोसाइड, ये टॉक्सिन उससे बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद ये पूरा रिसेप्टर के साथ में अंदर आ जाता है, रिसेप्टर और प्लस ये जो गैंग्लियोसाइड मतलब ये जो टॉक्सिन है ये अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसकी जो A सब यूनिट थी जो कि अकेली थी, सिंगल थी, उनको रिलीज कर दिया जाता है। अब ये जो A सब यूनिट है ये गड़बड़ करती है। ये गड़बड़ क्या करेगी, सेल के अंदर जो GPCR चल रहा है और वहां पर ये जो G प्रोटीन एक्टिव हुआ है वो भी कौन सा, G अल्फा S जो एक्टिवेट हुआ है, इस पर ये मॉडिफिकेशन कर देता है, ADP राइबोसाइलेशन कर देता है, जिस वजह से ये अपनी GTP फॉर्म में होता है। अब उसके पास हुआ है मॉडिफिकेशन तो ये इसी फॉर्म में बना रहता है। हमने देखा था कि अगर सेल में रिक्वायरमेंट नहीं है तो गैप आता है और उसको GDP में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये ऑफ हो जाता है। लेकिन इसका कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड कर दिया है इस A सब यूनिट ने कि ये अब ऑफ नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा। अब ऐसा होने से देखो क्या होगा, अगर ये ऑन रहेगा तो ये लगातार AC को ऑन करता रहेगा यानी एडेनाइलेट साइक्लेज को। अब ये बनाता रहेगा CAMP, अब लगातार CAMP बनता है तो वहां पर एक CFTR पार्ट है, फैक्टर है जो कि एक्टिवेट हो जाता है और ये CFTR सारा जो जितना भी है सेल के अंदर चीजें उनको बाहर निकाल देता है, यानी H2O है या फिर कोई भी आयन है। इस वजह से सेल के अंदर हो जाता है डिहाइड्रेशन और बॉडी में हो जाता है हाइड्रेशन, यानी सेल का जितना भी कंटेंट है, जितना भी न्यूट्रिएंट है, जो वाटर है, वो सब सेल से बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से सेल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है और ये डिजीज इस तरीके से फैलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन होता है GPCR का बाय लिगेंड बाइंडिंग। ये नॉर्मली सेल में चल रहा है कि GPCR वहां लिगेंड की बाइंडिंग से एक्टिवेट हो गया है।
अब जी प्रोटीन बिकम एक्टिव बाय एडिशन ऑफ जीटीपी एट द अल्फा सब यूनिट, और यहाँ पर जी अल्फा एस सब यूनिट होती है। ये जो कोलेरा टॉक्सिन है उसका जो A1 सब यूनिट है ऑफ कोलेरा टॉक्सिन डू एडीपी राइबोसाइलेशन ऑन द आर्जिनिन ऑफ द जी अल्फा एस, यानी ये जो अल्फा सब यूनिट है उसके पास जो आर्जिनिन होता है उस पर कर देता है ये एडीपी राइबोसाइलेशन एंड ऑन इट परमानेंटली। अब जैसे ही यहाँ एडीपी लग जाता है तो इसके ऊपर जो जीटीपी लगा हुआ है वो कभी भी जीडीपी में कन्वर्ट नहीं होता, उसको ऑन हो जा मतलब ये ऑन हो जाता है परमानेंटली। अब जैसे ही जीए एक्टिवेट है वो एक्टिवेट करता है अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल को यानी एसी को। अब ये एसी कन्वर्ट करता रहेगा लगातार एटीपी को सीएएमपी में, और ये सीएएमपी फिर लगातार एक्टिवेट करता रहेगा प्रोटीन काइनेज ए को। अब ये प्रोटीन काइनेज ए जो है यहाँ पर एक्टिवेट करता रहेगा और स्टिमुलेट करेगा सीएफटीआर को, और सीएफटीआर रिमूव करता है वाटर को, आयन को फ्रॉम द सेल, जिस वजह से सेल के अंदर हो जाती है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो कोलेरा टॉक्सिन जो है जीपीसीआर की जो फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट कर देता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी कोलेरा टॉक्सिन से, आपको सोल्व करके बताना है। ये शायद हमारा 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पढ़ना अच्छे से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अब हो जाएगा आपसे। तो देखिए हमने अपना पूरा जो जीपीसीआर का आज के लिए करना था यानी 3 पाथवे वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट के 3 पाथवे हैं वो मैं करवा दूंगी। जब तक आप इस वीडियो को आराम से देख लें, अच्छे से समझ लें, इस पूरे टॉपिक को लर्न कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।